जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैंने जो यूनिटेरिया का जो बिहार परिवहन विभाग का जो सीरीज़ लाया है, टेस्ट सीरीज़, वो अभी तक एक बना दिया हूं। ये टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है ना। ये बिहार दरोगा और ईएसआई दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो डी इज राइट आंसर। देखिए, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, यहाँ पे असहयोग आंदोलन में ये शामिल नहीं है। क्यों? तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में शुरू किया गया, जिसमें स्वदेशी की मांग और विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना, सरकारी पदों पर व्यक्तियों को त्याग पत्र देने आदि का मांग होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। तो डी इज द राइट आंसर। 5 अप्रैल 1930 को कंप्लीट रूप से खत्म हो गया था। तो 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी यात्रा की समाप्ति करते हैं और 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ते हैं, और साथ ही साथ 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत के साथ ही दांडी मार्च की भी शुरुआत किया था उन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। कौन ऐसा? ये 4 गो ऑप्शन है जिसमें ये कालक्रम सही नहीं है, बाद बाकी 3 सही है। आप आंसर बताइएगा। तो डी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, ये जो है यहाँ कार्यक्रम सही नहीं है। क्यों? विस्तार में जानते हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, यहाँ 23 मार्च 1942 है, तो है कि नहीं गलत? तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है। पूना समझौता अगर बात करते हैं तो 26 सितंबर 1932 को ये सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को। चौड़ा चौड़ी जो हत्याकांड हुआ था वो 5 फरवरी 1900। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की गठन कब किया था। तो आपका बी इज द राइट आंसर, यानी कि 21 अक्टूबर 1943 को किए थे। ठीक है ना। चलिए देखिए आगे, हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताते हैं कि 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की सहायता से सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया है। तो बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1829 के नियम 17 के द्वारा ये उन्मूलन किया गया था। ठीक है ना। थोड़ा और जानते हैं। तो देखिए, सती प्रथा आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय ने विलियम बेंटिंक को सती प्रथा के अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी, और उन्होंने प्रेरित होकर बेंटिंक ने दिसंबर 1829 के नियम यानी कि 17 द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी बना दिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। तो बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड एलिंगटन प्रथम जो है, यानी कि लॉर्ड एलिंगटन प्रथम के शासनकाल में ही बहावियों का आंदोलन शुरू हुआ। सर्वप्रथम लॉर्ड एलिंगटन प्रथम ने ही 1862 से 63 में आंदोलन को कुचलने का काम किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना में यूरोपियों तथा भारतीयों के बीच अनुपात को निर्धारित किया गया था। सही अनुपात निम्नलिखित में से आप बताइए। सी इज द राइट आंसर, यानी कि 1:2 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। यूरोपीय और भारतीय सेना में संख्या के उचित अनुपात के लिए या रूप में 1:2 का अनुपात निश्चित किया गया। यद्यपि स्वतंत्रता आंदोलन पूर्व यानी कि स्वतंत्रता के बाद यह अनुपात 1:5 हो गया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अगर आ रहा है तो पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्न में से कौन सा संस्था स्थापित किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन
जो है संस्था का स्थापित किया गया था, क्या था? तो देखिए, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन के दौरान ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय को विधि बनाने के लिए अधिकृत किस अधिनियम द्वारा किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर 9 का। तो आपका राइट आंसर सी होगा, यानी कि 1861 ईस्वी में क्या हुआ था? भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ये जो है अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर आगे देखते हैं। क्या है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो सी इज द राइट आंसर, पल्लव राजवंश शामिल नहीं था। ठीक है ना। पूर्व मध्यकाल में कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल या प्रतिहार या राष्ट्रकूट जो थे, इसके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हमेशा हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 11 नंबर। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है कि यदि संघर्ष का मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी का उपयुक्त कथन किस आंदोलन से संबंधित है? बताइएगा। सी इज द राइट आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। हुआ क्या था कि गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व में ना कुछ नेताओं के विरोध से व्यथित थे, मतलब उनके विरोध से थोड़ा परेशानी होता था उनको। ठीक है, जैसे अतः उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं देश की मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये मेरा गारंटी है, और उन्होंने किया भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि ये जो उत्तर प्रदेश में है। इस योजना का शुभारंभ जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इस योजना के दौरान यदि किसी किसान की खेती करते समय मृत्यु हो जाती है ना, तो उसे लगभग आपको मुआवजे के तौर पे 5 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय रेलवे द्वारा वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए किस रेलवे स्टेशन को ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की है? तो तेरा क्या राइट आंसर आपका है बी, यानी कि नासिक। हुआ क्या है समझेंगे। तो नासिक रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई है। इस ऑक्सीजन पार्लर में 1500 पौधे लगाए गए हैं। ये बहुत अच्छा है, पर्यावरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 2019 को इसरो द्वारा, ठीक है, RISAT यानी कि रिसेट 2B उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान द्वारा किया गया है? तो आपका डी राइट आंसर होगा, PSLV C48 द्वारा किया गया है। यानी कि इसरो द्वारा 11 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से PSLV C48 के द्वारा, ठीक है, रिसेट 2BR1 का प्रक्षेपण किया गया है। इस उपग्रह के माध्यम से बादल एवं कोहरों के समय सीमा पर नजर रखी जाएगी और ये PSLV का 50वां मिशन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण ने किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो वो है आपका बी, यानी कि मुंबई को प्रदान किया है। हुआ क्या है कि देखिए कि FSSAI ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार यानी कि 4 स्टार रेटिंग के साथ देश का पहला ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में अंग्रेजी के लिए किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो ए इज द राइट आंसर, यानी कि शशि थरूर को क्या किया है, सम्मानित किया गया है। थोड़ा जानते हैं। तो शशि थरूर को अंग्रेजी का नॉन फिक्शन एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए, ये बुक का नाम है, ठीक है ना, के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहाँ, मतलब 24 जो है, कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर आपका बी, यानी कि फ्रांस में किया जाएगा। तो कहा जाता है कि वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, जबकि वर्ष 2028 के ओलंपिक का आयोजन जो है अमेरिका में किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है आपके पास, द डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए इज द राइट आंसर, सुधा पड़ी जो है द
डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री पुस्तक के लेखक जो है सुधा पुरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो ए इज द राइट आंसर, यानी कि सोलर मिशन का नाम दिया है आदित्य L1, ठीक है ना। क्या है ये सोलर आदित्य L1? तो देखिए, इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को आदित्य L1 नाम दिया गया है। इस मिशन पर 6 पेलोड भी भेजा जाएगा, ठीक है ना, जो सौर मंडल में सूर्य की मौजूदगी से होने वाले प्रभावों एवं परिवर्तनों को का अध्ययन करेगा। और इस जो है L1 जो है पॉइंट जो है के करीब हेलो कक्षा के स्वागत किया जाएगा, और जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि वैज्ञानिक को सूरज के कोरोना जो है का अध्ययन करने में मदद मिलेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। बढ़िया से समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक कीजिए, जरूर कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। 20 का राइट आंसर आपका बी होगा। तो क्रिस्टोना कोच जो है, ठीक है ना, क्रिस्टोना जो है कोच अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली पहली महिला बन गई है, यानी कि फ्लाइट इंजीनियरिंग क्रिस्टलिना 30 दिसंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 290 दिन, ध्यान रखिएगा, 290 दिन तक रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहली, यानी कि इससे पहले रिकॉर्ड पेगी मेरी के नाम दर्ज था, ठीक है ना। अब जो है सफ़र जारी है, क्रिस्टलिना का सफ़र अभी भी जारी रहेगा रेगुलर में। 21 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? डिजिटल इंडिया के, तो 20 द राइट आंसर, यानी कि अंकित फाडिया को क्या किया गया है कि ब्रांड एम्बेसडर डिजिटल इंडिया का बना दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा पीडीएफ बनाने में प्रॉब्लम हो गया था, धुंधला हो गया था, माफ़ी चाहता हूँ मैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है। 22 का जवाब भी आपका बी होगा, यानी कि कुल 22 जिले हैं और इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील, जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, यह किस शहर में स्थित है? आप इसका राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर बी है, चंडीगढ़ में। यानी कि हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ में स्थित सुखाना झील को एक जीवित इकाई का या विधिवत विधित व्यक्ति घोषित किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 22 मार्च 2020 को मनाया गया जल दिवस का थीम क्या था? आप बताएंगे? तो 20 द राइट आंसर, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपका थीम था। यानी कि 22 मार्च 2020 को मनाया गया था जल दिवस, थीम इसका है, समझ में आया, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज था। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर आपके सामने है। क्वेश्चन है कि माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ए इज द राइट आंसर, यानी कि रॉबर्ट ओवेला जो है वो माल्टा के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, बायो एनर्जी कोऑपरेशन के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU हस्ताक्षर किया है? तो सी इज द राइट आंसर, ब्राज़ील के साथ ये हस्ताक्षर किया है। हुआ क्या था कि गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो थे, ये बात आपको पता भी होगा, चर्चा में थे। हुआ था क्या कि उसी समय भारत और ब्राज़ील के बीच 15 MOU पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख समझौता जो था आपका बायो एनर्जी कोऑपरेशन पर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, क्या हुआ था 27 नंबर क्वेश्चन की 20वां एशियाई रेलवे खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 27 नंबर का आपका राइट आंसर है सी, नागोया में किया जाएगा, नागोया में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश के पहले रेल रेस्टोरेंट जो है ऑन व्हील्स की शुरुआत करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा डी, यानी कि आसनसोल रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। पश्चिम बंगाल में आसनसोल रेलवे स्टेशन पर देश का पहला
सिस्ट्रॉन ऑन व्हील्स शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में प्रकाशित पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसके जीवन पर आधारित है? तो सी इज द राइट आंसर, मनोहर पर्रिकर पर आधारित ये पुस्तक है, ठीक है ना। ये जो है पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के जीवन पर आधारित एक किताब है। इस पुस्तक का सह लेखक जो है वो सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेकर हैं, ठीक है ना। 30 का आप राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन क्या है 30 का, देखिएगा कि ई गवर्नेंस पर 23वां नेशनल कॉन्फ्रेंस 2020 किस शहर में हुआ है? तो ए इज द राइट आंसर, आपका मुंबई सही होगा। 23वां जो ई गवर्नेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस 2020 मुंबई में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का थीम जो है भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन पर आधारित है, ठीक है। 31 देखिएगा, देखिए खो लोगोछू पन बिजली परियोजना, ठीक है ना, ये किन दो देशों से संबंधित है? तो बताइएगा। 31 का राइट आंसर आपका डी होगा, यानी कि भारत और भूटान के बीच है। देखिए भारत और भूटान के बीच खोलोंगुच्छू पन बिजली परियोजना के निर्माण को लेकर हस्ताक्षर हुए हैं। यह परियोजना जो है भूटान के खोलोंगुच्छू नदी पर स्थित है, ठीक है। 32 आंसर, 32 का क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो राइट आंसर आपका डी होगा, नई दिल्ली में हुआ है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का आंसर बताइएगा आप सब। हाल ही में किस राज्य में द पल्स कॉन्क्लेव 2020 आयोजित किया गया है? तो ये आपका 33 का राइट आंसर है, सी, यानी कि महाराष्ट्र में किया गया है। हाल ही में द पल्स कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। 34 देखिएगा, 34 को क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन है आपको, आत्मीय सभा का संस्थापक कौन था? तो 34 का आंसर आपका डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जो है आत्मीय सभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो डी इज द राइट आंसर, यहाँ पे उपयुक्त सभी है, यानी कि भारतीय नागरिक को अनुच्छेद 15 भी है, 16 भी है, 19 भी है, ये सब अधिकार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा कथन पे विचार कीजिएगा। कथन क्या है कि पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, क्या यह सही है? तो मुझे तो लगता है कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, आवश्यक है, तो ये भी सही है। राज्यसभा अस्थायी सदन के लिए, लेकिन अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं, तो ये भी सही है। तो आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? आप बताइए कितने दिन तक रोक के रखा जा सकता है? तो टोटली 14 दिन तक। ये फेमस क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए, इसको, ये संभावित प्रश्न है, ठीक है ना। ये जो है 14 दिन तक रोक सकते हैं, यानी धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिन के भीतर स्वीकृति देनी होती है। अगर नहीं देगा, अन्यथा वह राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है, यानी राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, ये नियम है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब क्या हो सकता है? तो देखिए जब हो सकता है कि वो जो केवल राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किए हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्त रहा हो। तो देखिए ये तो सही है, ठीक है ना। उसके बाद आगे देख रहा है उसकी आयु कम से कम नहीं, ये गलत बात है। उसकी आयु लगभग 60-65 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी बात आप जानते ही होंगे। तो ए जो है आंसर हो जाएगा, यानी केवल एक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदक करने वाले संकलन सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए?
ठीक है। तो देखिए वो कितने माह के भीतर होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 माह के भीतर होना चाहिए। कैसे, देखिए अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें भारत तथा उसे किसी क्षेत्र को वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय खतरे में हो, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा या घोषित तिथि 2 महीना के भीतर संसद के सम्मुख रखना आवश्यक हो जाता है। तो समझ में आ रहा होगा अच्छे से। 40 नंबर है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा के में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो आपका 20 द राइट आंसर 1963 में लाया गया था। क्या हुआ था? तो देखिए भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तक के लिए किस अनुच्छेद में उपबद्ध किया गया है? तो ए इज द राइट आंसर, यानी कि 37 आर्टिकल में ये जिक्र किया गया है। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 यानी कि अनुच्छेद जो है 36 से 51 में निहित है। आपको पता भी होगा संविधान का अनुच्छेद 37 यह कहता है कि कानून बनाने में इस निर्देशों का लागू करना राज्य का ही कर्तव्य है। 42 क्वेश्चन देखते हैं हम सब। 42 में क्या है कि निम्न में से किसके विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय यानी कि फेडरल है? तो वो राइट आंसर ए आपका हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियाँ का विवरण इसमें मिलता है। ठीक है ना। हुआ क्या था, केंद्र और राज्य के 3 शक्तियों का विवरण से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। समझ में आया। 43 का देखते हैं। 43 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 43 तो डी इज द राइट आंसर, ए और बी, यानी कि आपको आर वेंकटम मरन यानी कि वेंकट रमन, ठीक है, और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये दोनों ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति काल में उपराष्ट्रपति के पद पर यानी कि नियुक्ति पर काम करना प्रारंभिक मतलब काम कर ही रहे होंगे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चिलेया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 49 यानी कि 1991 में हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कोका उत्पाद या चमड़ा उत्पाद में से रिलेटेड है? तो ए इज द राइट आंसर, भूरी क्रांति, यानी कि भूरी क्रांति जो है कोका उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से रिलेटेड है। आपको पता भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 46 का, एक धन को आसानी से विदेश में आता है, मतलब एक धन जो आसानी से विदेश में आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो ये हॉट मंडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ा वाला समिति किससे संबंधित है? तो बी इज द राइट आंसर, गरीबी से संबंधित है। क्यों? तो देखिए मतलब 1989 में डीटी लकड़वाला समिति का गठन किया गया जिसका संबंध गरीबी से है। 1993 में क्या हुआ था कि इससे समिति का अपना रिपोर्ट सौंपा गया था। ठीक है। 41 देखते हैं क्वेश्चन, गन्ने के उचित और परिश्रमी मूल्य जो है FRP अनुमोदित करता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा। ठीक है ना। तो देखिए FRP न्यूनतम मूल्य है, ठीक है, जो गन्ना किसानों को कानूनी रूप से देय है। इसकी सिफारिश कृषि लगातार और मूल्य आयोजन के द्वारा की जाती है, लेकिन इसका अनुमोदक जो है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA द्वारा किया जाता है। तो 49 देखेंगे आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों को के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? बताइएगा आंसर। तो ये उत्तर दिशा में, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। यानी कि सिंधु सभ्यता में जो भी सावधान प्राप्त हुए हैं वो सभी उसमें उत्तर की ओर मिले हैं, उसके सिर रखे हुए, जो कि अभी का प्रचलन भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया था?
तो 4 बहुत संगति हुए थे। अब 50 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि चौथा। तो लास्ट में ही क्या हुआ था, चेंज, यानी कि 2 भागों में विभक्त हो गया था। पहला का नाम था हीनयान और दूसरा का महायान, ये संप्रदाय में विभक्त हो गया था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो वो सी इज द राइट आंसर, यानी कि ऋजुपालिका नदी के ऊपर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन से हैं? तो सी इज द राइट आंसर, मखलीपुत्र। ये जो है देखिए, समझिएगा इसको, क्या है कि मखलीपुत्र गोशाल के द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, यानी कि स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो इजी है, 53 का आंसर आप सी होगा, शाहजहां के काल को, ठीक है ना। यानी कि क्या हुआ था, शाहजहां के शासन काल को मुगल काल के स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 54। क्वेश्चन है कि मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो डी इज द राइट आंसर, यानी कि आचरण अधिकारी जो था वो मुगल काल में मुहतसिब कहा जाता था, ठीक है। 55 क्वेश्चन नंबर देखिए 55, दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित था? तो सी इज द राइट आंसर, सैन्य विभाग से मतलब रिलेटेड था, जो दिल्ली सल्तनत काल के दीवान ए आरिज कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 56 है, वसावन और दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकारी थे? तो 56 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि अकबर। देखिए हुआ क्या था कि बसावन और दशवंत अकबर के दरबारी चित्रकारी थे। सब में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 57 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? परमाणु विद्युत ग्रह इधर राज्य है, सुमेलित नहीं है, वो आप बताइएगा। 57 का 20 द राइट आंसर, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। देखिए ये है कि नारोरा वो उत्तर प्रदेश में है, फिर काकरापारा जो है गुजरात में है, और तारापुर जो है महाराष्ट्र में। लेकिन ये जो आपको देख रहे हैं ना, ये कुंडल कुलीन जो आपको दिखाई दे रहा है 57, वो आपका तमिलनाडु में है, न कि कर्नाटक में है। तो ये आपका गलत हो जाएगा आंसर, ठीक। आगे चलते हैं, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? 58 का राइट आंसर आपके सब निशानेबाजी, 20 द राइट आंसर, यानी कि सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाज से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है? 59 का आंसर ए होगा, यानी कि नेपाल की सरकार स्कूली बच्चों में स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को बढ़ावा देने जा रही है। इसके लिए स्कूलों में योग शिक्षा अनिवार्य करने की तैयारी की गई है। योग का स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, अगले सत्र से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन, किससे 38वीं यानी कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मस्त है। 38 भूगोल का क्वेश्चन है, आप पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं, थोड़ा इससे रिलेटेड हम कुछ जान लेते हैं 60 से। देखिए 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के है। 49वीं समांतर की रेखा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। और 17वां जो दिखाई देता है वो 17वां समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम है। और मेगी नॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस की। ये कुछ है जो कि आज संभावना ये बनता है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा काम WTO के विषय में नहीं है? तो डी इज द राइट आंसर, यह संयुक्त राष्ट्र का संगठन नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि WTO संयुक्त राष्ट्र संगठन है जिसका स्थापना के बारे में देखते हैं। वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, और इसका स्थापना लगभग 1995 में किया गया था, दूर करने के लिए, मतभेद दूर करने के लिए। 62 देखिए क्वेश्चन, देखिए ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2020 से संबंध निम्न में से कौन सा ऐसा कथन सत्य है? सत्य बोला है, ठीक है ना। सत्य कौन सा है बताइएगा आंसर। ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, ये भी सही है। इसमें विजेता बांग्लादेश रहा, ये भी सही है, ठीक है। अंडर-19 ICC अंडर-19 ध्यान रखिए, इसमें उप विजेता भारत रहा, ये बात ध्यान रखिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत जो है 2019 में कौन सा स्थान पे है? तो सी इज द राइट आंसर, 80वां स्थान पे है। आपको ध्यान रखना होगा भ्रष्टाचार सूचकांक में। अब प्रथम स्थान भ्रष्टाचार में कौन था? तो डेनमार्क। तो समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 64th। भारत की पहली जलमार्ग मेट्रो का परिचालन किस राज्य में किया जाएगा? डी इज द राइट आंसर, यानी कि पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। देखिए हुआ क्या था कि भारत की पहली जलमग्र मेट्रो रेल का परिचालन कोलकाता में किया जा रहा है। यह मेट्रो हुगली नदी के बीच बनाई जा रही है। इस परियोजना का निर्माण कार्य जो है मार्च 2020 तक पूरा होने की उम्मीद जताई गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखते हैं। सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष जो है दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है? आप बताइएगा। 65 का राइट आंसर होगा तान्या शेरगिल। कैप्टन तान्या शेरगिल जो है वो ये 65 का आंसर होगा, यानी कि 72वें भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है के अवसर पर आयोजित परेड में कैप्टन तान्या शेरगिल ने पुरुषों की बटालियन का नेतृत्व किया था, एक महिला होकर। देखिए समझ रहे हैं ना महिला का कितना बड़ा योगदान है। वाकई में अगर आप महिला हैं तो पढ़ाई कीजिए, मन लगा के कीजिए खतरनाक तरीका से। ठीक है ना। देखिए सब बढ़ रहा है, आप भी बढ़िए, आप भी बढ़िएगा। निम्न में से क्या अच्छे ईंधन का गुण नहीं होते हैं? यानी कि निम्न ऑप्शन में से बताइए कौन से अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो बी इज द राइट आंसर, यानी कि जलाने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट या हानिकारक गैस का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका नहीं होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल गैस होता है। ऑप्शन 67 का आंसर होगा आपको। कोल गैस यानी कि ए H2 + CH4 + CO, यानी कि हाइड्रोजन गैस, मेथेन और मेथेन, उसके बाद CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों जो है कोल गैस होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सुमेलित कीजिए। आपको विटामिन पढ़े होंगे तो बताइए इसका राइट आंसर। 68 का राइट आंसर बताइए। तो देखिए ए इज द राइट आंसर, यानी कि ए का आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है। बी का हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है ना। 3 का 4 और इसका 2। तो ध्यान से समझिए विटामिन B7 जो है बालों को झरना होता है, बालों का झरना से रिलेटेड होता है। ठीक है। B12 जो होता है प्राणी उरकता होना होता है। उसके बाद ई जो होता है बांझपन और के जो होता है रक्त का थक्का बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को हम क्या कहेंगे? तो डी इज द राइट आंसर, प्रकाश वर्ष कहेंगे। ठीक है ना। प्रकाश वर्ष क्या होता है वो जान लेते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष करते हैं। इसका प्रयोग सुदूर मतलब बहुत दूर जो है स्थित खगोलीय पिंडों की दूरी प्रकट करने में किया जाता है। अगर ये भी क्वेश्चन आता है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, याद रखिएगा, या एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष करीब करीब होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो बी इज द राइट आंसर, वर्णदता, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है। ठीक है ना। वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम देखने को मिलता है, यानी कि पुरुष में ज़्यादा होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है। यह निम्न में से किसका वाहक करता है? तो ए इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन का वाहक करता है। लाल रक्त कोशिका के अंदर हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। यह ऑक्सीजन को अपशिष्ट करके हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी पदार्थ बनाता है जो कि विखंडित होकर ऑक्सीजन को मुक्त करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान के बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जरूरत पड़ती है? ठीक है ना। तो 72 का राइट आंसर डी होगा, गुप्त ऊष्मा। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कि किसी भी पदार्थ को एक अवस्था तो दूसरी अवस्था में बिना तापमान के बदलाव में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो एकदम लाइक ठोकते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में सर वाकई में बहुत अच्छा है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। ठीक है ना। थोड़ा समय लगेगा लेकिन एक्सप्लेन में खतरनाक तरीका से पढ़िए, दरोगा आप बनिए, क्यों नहीं बनिएगा। 73 का आप देखते हैं निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस न्यूक्लियस अम्ल नहीं पाया जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन है जिसमें कि एक में नहीं पाया जाता है। आप आंसर बताइए कौन वैसा है जिसमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो डी इज द राइट आंसर, जीव द्रव्य में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
74 निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? 74 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नदी। मीठे पानी का स्रोत जो है नदी है। सागर तो नमकीन है, खारा पानी तो खारा पानी, महासागर तो नमकीन है। तो बस एक नदी ही एक बचा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो बताइए कौन सा अच्छा स्रोत है, बताइएगा। 75 का राइट आंसर आपको ये होगा सी, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे में राइट सोर्स है। जंतुओं के यकृत यानी यकृत समझते हैं, लीवर, यकृत समझ रहे हैं ना? हाँ, बहुत अच्छा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 76 का राइट आंसर ए, यानी कि यह प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लचीदार यानी कि लच लच करने वाला गुण है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, मिलान कीजिए। आंसर 77 का बताइएगा। 20 द राइट आंसर। प्रतिरोध का ओम होता है, ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध का एक ओम होता है, विद्युत वाहक का एम्पियर होता है। विद्युत वाहक यानी विद्युत बल, विद्युत धारा। बल का न्यूटन आपको पता होगा, पावर का वाट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इससे बेहतर आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा एक्सप्लेनेशन। आप देख लीजिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो कि एक्सप्लेन ये सेशन लाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा। आप देखना लीजिए एक बार, ठीक है ना। 78 निम्न में से कौन सा धातु के गुण नहीं है? 78 का आंसर बताइए। सी इज द राइट आंसर। देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना, ये गुण नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमेशा त्याग करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? 79 का आंसर आपका हो जाएगा बी, लिथियम जो है धातु होते हुए भी सबसे कम घनत्व वाला तत्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टी किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? बताइए। 80 का राइट आंसर सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है कि रासायनिक के कोई भी तत्व का रासायनिक अच्छा है या कम है या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक की संख्या। सुपरनोवा घटना क्या है? आप बताइए। 81 का आंसर सी इज द राइट आंसर। एक मृतप्राय तारा है, ठीक है। सुपरनोवा जो है मरा हुआ एक तारा माना जाता है जिससे कि प्रकाश नहीं खत्म हो गया। देवप्रयाग किन नदियों के संगम में परिस्थित है? 82 का आंसर है ए, यानी कि भागीरथी यानी कि अलकनंदा, ये नदी संगम पर स्थित है। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है। 83 है आपके सामने, देखिएगा। क्वेश्चन बेहतरीन है। निम्नलिखित में से किस राज्य के से कर्क रेखा के बीच गुजरता है? कर्क रेखा जो है किस राज्य के बीच में होकर गुजरता है? बताइए। 83 का आंसर बताइएगा। तो सी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश, यानी कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के मध्य से 8 राज्य से होकर गुजरता है, यानी कि 8 राज्य से जैसे सबसे लंबी दूरी मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरता है। मित्र परगमछा झाड़ आपको पता ही होगा, राजस्थान, झारखंड ये सब पता है ना, गुजरात ये सबसे गुजरता है मध्य प्रदेश। तो आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा बेहतरीन तरीका से। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? बताइए। 84 का आंसर सी इज द राइट आंसर। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में आपको जैव विविधता पाई जाती है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 85 का आंसर देखिएगा। 85 का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित गैस नहीं है? ध्यान रखिए, गैस है नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन जो है हरित गैस नहीं होता है। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गाड़ी से निकलने वाली मुख्य प्रदूषण गैस कौन सा होती है? तो 20 द राइट आंसर, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो गैस निकलती है, जो कि खतरनाक भी साबित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? 87 बी राइट आंसर आपका होगा, यानी कि ये रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 87 जो है रोहिला उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में है, न कि गुजरात में है। बाद बाकी देखिए, बांधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, समलीपाल जो है उड़ीसा में, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? 88 का राइट आंसर आपका डी होगा, अगुल्लाहा जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है? तो 89 का आपका आंसर है 20 द राइट आंसर। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? 90 का राइट आंसर आपके सामने है, यानी कि बी, ए और बी दोनों, यानी कि 1 और 2, भूकंप और ज्वालामुखी के नाम से रिंग ऑफ फायर के नाम मतलब जाना जाता है। नेक्स्ट है, ध्यान से समझिएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? डी इज द राइट आंसर, ये सुमिलित नहीं है, यानी कि ये सुमिलित नहीं है।
गिब्सन जो है अफ्रीका में नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में स्थित है, ठीक है ना। और बाद बाकी तकला मकान जो है चीन में है, थार भारत में है, आपको पता है, आटाकामा भी चिली में है। तो ये आपका 91 हो गया। अब 91 के बाद 92 के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, मेहनत कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित रहते हैं? डी इज द राइट आंसर, बहिर्मंडल में होते हैं, ठीक है। थोड़ा जान लेते हैं। संचार उपग्रह भू स्थिति की कक्षा में विषुवत रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित किए जाते हैं। यह वायुमंडलीय परतों के 640 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का विस्तार में पाया जाता है। 93, बिली किस क्षेत्र में चक्रवात की घटना है? बिली यानी कि बिल्ली नहीं, बिली नहीं, बिली, ठीक है। 93 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा, सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? 94, तो सदाबहार बी इज द राइट आंसर, द्वितीय हरित क्रांति, जिसको सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल कर्नाटक एक तमिलनाडु राज्य जो है, राज्यों का मिलन स्थल है, बताइएगा। 95 का आंसर ए इज द राइट आंसर, नीलगिरी पहाड़ी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपको होगा। नीलगिरी जो है दक्षिण भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलने बिंदु पर स्थित है। इसी घाटी के पास केरल कर्नाटक तमिलनाडु राज्य मिलन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा। और मैथ का क्वेश्चन है, 5-4 मैथ ऐसा क्वेश्चन होता है, 5-4, 88 मीटर लंबे, ठीक है ना, 88 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े आयताकार कागज के टुकड़े की लंबाई में मोड़कर बेलनाकार बना गया है। यानी समझ रहे हैं ना, मतलब ये जो वर्ग दिखाई दे रहा है मीटर, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये लंबाई और चौड़ाई जो है आपको आयताकार कागज का टुकड़ा है, इस तरीका का, ठीक है ना। तो आयताकार कागज का टुकड़ा है और उसको काट के बेलन बना दिया गया। तो यहाँ पे बेलन बना दिया गया, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए बात ऐसा है कि देखिए बेलन का परिधि तो 88 मीटर है और इसके नीचे जो है बेलन की परिधि है 2πr बराबर 88 मीटर। तो इसको काट कूट कीजिएगा ना, π/22 रख के काट कूट कीजिए तो r बराबर आपका 14 मीटर आएगा। तो बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है। अब संपूर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला पता है ना, क्या फॉर्मूला है? 2πr × r + h। इसका फॉर्मूला रखिए, 2 के जगह पर 2, πr के जगह पर आप 88 दे सकते हैं ना, 2πr की जगह पर 88 दे सकते हैं। और r का वैल्यू 14 है, अभी निकाले हैं, और 24 हाइट इसका दिया है, गुना करिएगा तो 43-44 मीटर वर्ग क्यू स्क्वायर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा। ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसी काम को 50 दिन में कर लेता है। तो एक कार्य प्रारंभ करे और दोनों बारी बारी से एक दिन जो है काम कर रहे हैं, एक दिन काम पूरा करे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो देखिएगा बात ऐसा है कि ए 40 दिन में कर रहा है, बी 50 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 200 होगा ना, 40 और 50 का एलसीएम 200, तो मान लीजिए तो 40 अगर ए है तो 40 दिन यानी कि 5 इसका एफिशिएंसी होगा, क्षमता। उसके बाद 200 में 5 50 से गुना भाग करेंगे तो 4 इसका क्षमता हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि दोनों मिलाकर 9 दिन, मतलब 9 काम करेगा ना एक दिन में 5 आपका ए जो है 5 क्षमता उसके पास है, ठीक है ना, और बी के पास 4 क्षमता, तो दोनों मिलाकर 9 हुआ ना। तो इसी तरीका से पहले 5 तब 4, 5 4 5 4, तो टोटल 22 दिन लग जाएगा ना। तो 22 एक हो तो यानी कि 22 गुना 44 हो जाएगा आपका। तो 22 मतलब 44 दिन में ए और बी का कितना काम हो जाएगा? मतलब 22 गुने 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 198 काम हो जाएगा। अब बचा 2 और बचेगा ना, क्योंकि 200 पूरा कुल काम है, तो 2 बचा, तो 200 में से 198 घटाने 2 काम बचा रहेगा ना। तो 2 काम करने तब कौन करेगा? तो 5 कहेगा, तो 2/5 हो जाएगा, ठीक है। जो बाकी रह जाएगा तो टोटल 44 हुआ, उसमें 2/5 जोड़ देंगे तो 44 सही 2/5 दिन नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। हाँ चलिए, राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 98, देखिए कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में जो है 714 हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यदि किसी धन को लगातार 2 वर्ष 3 वर्ष हो, या 3 वर्ष से 4 वर्ष हो, या 4 वर्ष से 5 वर्ष हो, तो इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा। दोनों मिश्र धनों का अंतर गुने 100 बटा पहला मिश्र धन, यानी कि 714 पहला है और दूसर का जो है 714 है, और पहला का जो है 672, दोनों का अंतर हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा ना, गुना 100 बटा में पहला का 672 काट कूट कीजिएगा ना, तो 6 सही 1/4 पूर्णांक आपको आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ 1500 से खरीद कर एक
को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 18% लाभ पे बचे, लेकिन कुल लाभ जो है 15% लाभ पहली घड़ी की दूसरी घड़ी की अनुपात बताइए। एलिगेशन आप पढ़े हैं ना, सिंपल से देखिए, पहली घड़ी 12%, दूसरी घड़ी 18%, दोनों मिलाकर 15, तो दोनों का अंतर देखिए, इसका अंतर लेंगे तो 3% और इसका अंतर 3%, 3% का रेशियो होगा तो 1:1 होगा, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा ही। क्लियर है ना। लास्ट आज का क्वेश्चन है, देखिएगा 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन से जाइएगा ना तो ईजी हो जाएगा, है ना। तो खैर आप पूरा समझिए। देखिए 7 की पावर 12 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 6 के स्क्वायर माइनस फिर 4 की पावर 12 को 4 की पावर 6 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा। बस आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ, फिर मिलेंगे कल और यही समय में। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।